चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, जो टेस्ट है 24 तारीख को उसी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट को फटाफट देख लेते हैं, है ना। आसान आसान क्वेश्चन भी है बेटा। तो कह रहा है कि क्या होना चाहिए। तो देखो, ये तुम्हारे पास डाइजोनियम है ना, ये तुम्हारा डाइजोनियम है बेटा, ठीक है ना। तो अगर तुम थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, अगर डाइजोनियम तुम्हारे पास है बेटा, ठीक है ना, और अगर तुम इसमें देख लो, इस थोड़ा शेयर करने के लिए, तो ये कलर ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और ये थोड़ा रबड़ है। अब चलो ये देखो, अब हम लोग के पास जो डाइजोनियम है, ठीक है ना, उसको हमको अगर हम अटैक कराएंगे इससे, तो पहली बार में यहाँ क्या है, फ्लोरीन आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना, पहली बार में फ्लोरीन आएगा। और फिर वापस जब हम किससे कराएंगे, NaNO2 और CO2, तो फ्लोरीन हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो पहली बार में डाइजोनियम को हटाना है और HBF4 से कराएंगे, है ना, तो वहाँ पे पहली बार में क्या है, फ्लोरीन आएगा, और फिर फ्लोरीन जो है वो हट जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, और मुझे लग रहा है कलर मुझे रेड लेना चाहिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुमको थोड़ा और बेटर लगे, ठीक है। चलो देखो, तो यही होगा, यहाँ पहली बार में फ्लोरीन आएगा X की वजह से, फिर यहाँ से अटैक करेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा वहाँ पे अच्छे से, विजिबल है, हाँ यहाँ से दिख रहा है। चलो अब अगला देखते हैं। अगला तुम्हारा कह रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर मोनोसब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक बार ही तुमको हटाना है। कितनी बार, एक बार। तो अगर एक बार तुम इस पर सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो, ठीक है ना जी, तो अगर एक बार ही सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो और उसके बाद तुम देखना चाहते हो कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, तो देखो एक बार कहाँ अटैक करा सकते हो, यहाँ एक बार अटैक करा सकते हो, एक बार कहाँ अटैक करा सकते हो, यहाँ, क्योंकि देखो ये दोनों सिमिलर, ये दोनों सेम है। तो एक यहाँ हो गया तो यहाँ नहीं होगा, तो एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ तो होगा नहीं कि ऑलरेडी 4 डिग्री है और ये तीनों एक जैसे हैं, तो एक में कहीं एक बार और जोड़ लो 4, तो ही 4 जगह अटैक होगा। 1, 2, 3 और 4 में तीनों के तीनों होगा, ठीक है। यहाँ तो होगा नहीं, ये है तुम्हारा। फिर करा इसमें कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो यही तो शो करेगा सिन और एंटी, है ना। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर भी 2 ग्रुप अलग, इधर भी 2 ग्रुप अलग, ये और एक लोन पेयर, है ना, तो सारे अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, यहाँ भी ये दोनों सेम है, यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6 वाला में अगर 6 मेंबर रिंग है डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे होगा बस, ठीक। अब लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किस में है, सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर। देखो यहाँ जो लोन पेयर है रेजोनेंस में चला जाएगा, यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, यहाँ तो खैर दोनों जगह चला जाएगा, तो लिस्ट बेसिक हो जाएगा। लेकिन ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में नहीं जाएगा, समझ रहे हो, तो लोन पेयर वहाँ बचा रहेगा नाइट्रोजन के पास, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। बाकी सारे लोन पेयर रेजोनेंस में क्या है, डिलोकलाइज हो जाएंगे, अपने जगह से हट जाएंगे, रिंग पे चले जाएंगे, ठीक है, तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 के बाद आगे देखते हैं 65। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। तो कितनी बार बताया गया, इसको एकदम याद रखना, बीटा कीटो एसिड, एकदम इसको याद रखना है, रट के बीटा कीटो एसिड, बहुत फेमस सवाल। देखो ये है एसिड बगल में, है ना, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ, तो बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट होता है। 3-4 बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अभी तक जीआरएस के टेस्ट में, आ रहा है इस बार ही। फिर किया गया है कि कुमिन जब ऑक्सीडाइज होगा एयर के साथ तो यही बनता है ना बेटा, पर डाइऑक्सो बनता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम वापस जब हम पानी से NaOH से रिएक्शन कराते हैं तब क्या क्या बनता है, फिनोल बनता है, और साथ में क्या बनता है, एसीटोन बनता है। पढ़े हो ना, कुमिन से फिनोल का प्रिपरेशन, ठीक है, तो एसीटोन बनता है और साथ में क्या बनता है, फिनोल बनता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है बेटा, ये बीच का प्रोडक्ट तुमसे पूछ रहा है। पहले एयर से जब होगा तो ये बनेगा, बाद में तुम बेस चाहे H2O से कराओगे तब ये बाद में बनता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो केवल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी जब क्यूमिन से हम फिनोल और एसीटोन बनाते तो उसका जो इंटरमीडिएट है वो पूछ रहा। तो बार बार आ जाता है कि ये जो है पर ऑक्साइड बनता, पर डाइऑक्सो बनता है। इसको ध्यान रखना है, कितनी बार आपके NCERT में लिखा हुआ है, क्लास में याद भी करवाया जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसी रिएक्शन का बेटा, इसको याद रखना है। 66 का दूसरा। चलिए अगला पूछा है रेट ऑफ एसिड कैटेलाइज। तो एसिड कैटेलाइज है तो सीधे सीधे हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो चलो 3rd डिग्री निकालो, H बनाओ, यहाँ 3rd डिग्री, यहाँ बनाओगे तो कौन सा आएगा, ये 1st डिग्री, और ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 2nd डिग्री। तो हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत है तुम लोगों को पहचानने में। 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा और 1st डिग्री सबसे कम, तो हो गया ये, ठीक है ना। चलो
फिर इस रिएक्शन को कह रहा है क्या बनेगा, तो ये समझ रहे हो ना बेटा, यहाँ से क्या बन जाएगा जरा मुझे बताओ, यहाँ से डाइजोनियम बन जाएगा, समझ रहे हो, तो यहाँ से डाइजोनियम बन जाएगा ये वाला जो जी, यहाँ से बन जाएगा डाइजोनियम प्लस, और इधर से तुम्हारा CH3 ये है, और फिर जब यहाँ से वाटर ले आओगे तो यहाँ पे अटैक होकर क्या है OH आ जाएगा, समझ गया नहीं समझ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा D वाला, ठीक है। चलो अब पूछा है कि 1 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर्ड, तो ध्यान देना 1 मिथॉक्सी, तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे हम अटैक करा दें, अगर ये अटैक करके यहाँ पे OH आएगा, समझ रहे हो, तो पहले तो थोड़ा मुश्किल है, और वैसे भी ये क्या है 1 मिथॉक्सी तो है नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो है आके अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो Br क्या है निकल जाएगा, SN2 रिएक्शन है, ठीक है, और यहीं पे क्या बन जाएगा 1 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे अगर ये अटैक करेगा ये, तो पहले तो यहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि Cl रेजनेंस में है, तो उसको अटैक करना बड़ा मुश्किल है, तो बन नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 1 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन सिर्फ इसी से बनेगा, ये भी यहाँ पे अटैक करके इसको हटा सकता है, लेकिन यहाँ से वो बनेगा नहीं, समझ रहे हो, आ रहा बात समझ बेटा, वहाँ से वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसी से बनेगा, किससे, तीसरे से, मतलब बी वाले से 1 मिथॉक्सी, ये अटैक होगा यहाँ पे तभी तो आके CH3 यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे, और जब यहाँ पे CH3 आके जुड़ जाएगा इस वाले में यहाँ पे CH3, तो फिर क्या हो जाएगा, वो CH3 क्या होगा 1 मिथॉक्सी हो गया, ये समझ गया नहीं समझ गया। चलो अब पूछा फाइनल प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, तो ध्यान दो बेटा, अगर डाइल्यूट HNO3 है और अगर आपके पास एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल है ये, तो आपको एल्डोल रिएक्शन कराना है, तो इसमें क्या करते हैं, एक और ऐसा ही मोलिक्यूल आप ले लीजिए CH3, ओहो सॉरी गड़बड़ हो गया, CH3 यहाँ CH2 कर लेते, चलो H कर लेते हैं, H यहाँ भी कर लेते हैं, H यहाँ क्या कर लेते हैं COOH, कहीं से भी आप एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मान लीजिए हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या है माइनस साइन आएगा, यही माइनस साइन को लाके इस पर क्या है अटैक करा दीजिए, ठीक है ना। तो क्या बनेगा जरा मुझे बताइए, पूरा मैं बता दे रहा हूँ आपको बेटा, CH3 यहाँ से क्या है CH2, और यहाँ से जब हुआ तो ये O माइनस हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ये जो यहाँ से हटा यही जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा CH, और इधर क्या है, इधर CH3 रहेगा, और इधर क्या रहेगा COH रहेगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। बाद में यहाँ क्या होता है बेटा, है ना, H प्लस आ जाता है, और बाद में फिर इसी ये क्या होता है एल्डोल होता है ना, और बाद में क्या होता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड ना, तुरंत क्या हो जाएगा हाइड्रोलिसिस निकल जाएगा, तुरंत वाटर, समझ रहे हो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुरंत ये वाला OH और ये बगल वाला H, ये दोनों क्या है यहाँ से निकल जाता है, और निकलने के बाद क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, समझ रहे हो, ये है एल्डोल, और ये क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, जब कंडेंसेशन होता है तो वाटर बाहर निकल जाता है, समझ रहे हो बेटा। तो जब यहाँ से निकालोगे तो फिर देखो यहीं पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा, नहीं बी वाला, सॉरी माई मिस्टेक, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा इसको मैं बना ही देता हूँ, मैं चेक कर लेना, है ना। देखो क्या बनेगा CH3, साथ में क्या बनेगा CH2, साथ में यहाँ से क्या बनेगा C, और यहीं पे क्या है एक डबल बॉन्ड आ गया, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है C, इस C से क्या जुड़ा है C डबल, और CHO जुड़ा हुआ है, CHO मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है, और साथ में कौन जुड़ा हुआ है थोड़ा ध्यान देना, है ना, इससे एक CH3 भी तो इधर जुड़ा होता है, साथ में एक CH3 जुड़ा हुआ था, CH3 हो गया ये, समझ रहे हो, दिख नहीं रहा, चल नहीं रहा, CH3 है, फील करो उसको, ठीक है। अब यहाँ से मिलाओ तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो देखो CHO के बगल में CH3, ये तो यही वाला है B वाला, समझ गया ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, दिया भी हुआ है, करा सकते हो, ठीक है। चलो अब लिखा है कि उल्फ किस्नो रिडक्शन कंडीशन क्या नहीं होता, किससे, तो ये कैसे होगा बेटा, बेंजल डिहाइड से कह रहा बेंजाइल अल्कोहल, अगर उल्फ किस्नो रिएक्शन होगा तो बेंजल डिहाइड से सीधे टॉल्विन बन जाएगा, अगर आपके पास बेंजल डिहाइड है, और अगर आप उल्फ किस्नो रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन सीधे CH2 में चेंज होता है, सीधे अल्केन बन जाता है, यहाँ क्या बन जाएगा टॉल्विन बन जाएगा। तो बेंजल डिहाइड का उल्फ किस्नो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा टॉल्विन बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो ये गलत है, ठीक है। चलो अगला कंसीडर, तो देखो ये भी वही रिएक्शन है, यहाँ भी बेस है बेटा, ये भी बेस के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर बेस से रिएक्शन करवाया जा रहा है तो एक कैनिजारो रिएक्शन होगा, इसमें एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है वो एसिड बनाएगा, दूसरा वाला अल्कोहल बनाएगा, तो बस टिक मारिए, कहानी खत्म करिए, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब अगला कह रहा है, तो देखो यहाँ Br2 और Fe का अटैक होगा, तीसरी का बगल में अटैक होगा, सीधी सी बात है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑलरेडी ये भरा हुआ है पैरा, तो ऑर्थो पे अटैक हुआ तो X तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो देखो X मैं बना दे रहा हूँ तुम्हारा, X तुम्हारा देखो यही बन जाएगा, ये CH3
CH3 के बगल में क्या आ जाएगा यहाँ पे Br, और इधर क्या रहेगा नीचे में NO2। ये तुम्हारा X बन गया। अब फिर कह रहा है कि Y क्या रहे कि ये बन जाए, तो ये तो बन गया तुम्हारा X। अब NO2 को तुम जब NH2 में चेंज करना तो SnHCl चाहिए, SnHCl ले आओगे तो नाइट्रो ग्रुप किसमें है, NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है, जानते ही हो तुम। चलो अगला, अब लिखा 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ सोडियम टू रिएक्ट हाफ मोल ऑफ H2। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार। प्रोपाइन का मतलब ये हो गया तुम्हारा, है ना, देखो यहाँ पे ध्यान दो, प्रोपाइन का मतलब हो गया ये है, ठीक है, और ये CH3 है। अगर इसका हम यहाँ पे सोडियम लाते हैं तो होता क्या है जानते हो ना, यहाँ पे CH लगा देता हूँ ऐसे में H, और ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस। टर्मिनल अल्काइन जो है वो हाइड्रोजन लूज कर देता है, और यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाफ H2 बन जाएगा। ये रिएक्शन है बेटा। तो जब टर्मिनल अल्कीन का हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है, और ये हमारा बन जाता है मेटल अल्कोहाइड बेटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला स्टेटमेंट सही, लेकिन फिर दूसरा कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, तो ये तो गलत है ना बेटा, है ना। सोडियम कहाँ से बेस है, समझ रहा, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, साल्ट प्लस वाटर नहीं बना हुआ है, समझ रहा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है ना। चलिए अब अगला कह रहा फ्रुक्टोज रिड्यूस टू टॉलरेंस ड्यू टू, तो यही होगा, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, उस वजह से हो जाता है। रटने वाला है, आप सीधे सीधे इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 76 में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3p में रेडियल नोड पूछ रहा है। तो रेडियल नोड का फार्मूला तुम लोग जानते होंगे ना, L के बराबर, और L कितना होता है P के लिए 1। अब एक पिस्टन आपका दिया हुआ है ना, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है ना। पिस्टन ए है, पिस्टन भी है, फ्रेश वाटर है, इधर देखो सॉल्यूशन, इधर फ्रेश वाटर। अब ये पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा वाटर विल फ्लो फ्रॉम साइड A टू B इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन B। अगर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अगर लग गया तो इधर से इधर फ्लो होगा ना बेटा। अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगा देंगे तो इधर से इधर फ्लो शुरू हो जाएगा, भले इधर कम पानी है लेकिन फिर भी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड में पानी का फ्लो होगा, जबकि होता क्या है, लोअर से हाइयर होता है, समझ रहे हो। ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन, बट ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो हाइयर टू लोअर हो जाएगा, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड B टू साइड A, B से A आएगा इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन B। ध्यान देना अच्छे से। अब ये कह रहा है कि पहला देख लेना, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड A टू B, कह रहा है A से B मूव करेगा कब, इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इधर से ज्यादा प्रेशर होगा तो इधर से इधर, तो पहला गलत है, ज्यादा प्रेशर होगा तो इधर से इधर आएगा, साफ साफ मैंने तुमको बता दिया है। अब दूसरा इसी चीज को बोल रहा है, अगर इधर तुम प्रेशर ज्यादा लगाओगे, दबा दोगे तो इधर से इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कह रहा है बी वाला देखो, वाटर विल मूव फ्रॉम B टू A इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर लगता किधर है, हाइयर कंसंट्रेशन साइड, तो यहाँ पे तुम्हारा पाई लगेगा, यही पाई लग रहा है तुम्हारा इधर पाई। अगर तुम ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब क्या होगा, पाई देखो इधर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, इधर कंसंट्रेशन हाई है, ऐसे को इधर पानी ज्यादा इधर पानी कम है, तो नेचुरल टेंडेंसी पानी की इधर से इधर फ्लो करने की होगी। लेकिन आप प्रेशर लगाएंगे तो फ्लो क्या है, बंद हो जाएगा। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इधर से इधर फ्लो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, वही चीज है वो, ठीक। चलिए तीसरा, आगे पढ़ नहीं रहे फिर इसमें। अब कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो ध्यान दीजिए, आपका एक बैलेंस रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन एक बैलेंस है बेटा, है ना। तो टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बिल्कुल सही हुआ है ना। ध्यान दीजिए, टोटल मास ऑफ आयरन और ऑक्सीजन कितना रिएक्टेंट में है, उतना ही आयरन और ऑक्सीजन का मास किधर है, प्रोडक्ट में है। देखिए बैलेंस रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, इसीलिए बैलेंस किया जाता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी भी आप देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो गलत है ना बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो पहला सही है, बाकी सब गलत है, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आपका एक सिंपल सा सवाल आपका दिया हुआ है कि A एंड B रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आपका दिया है, आइदर कंसंट्रेशन ऑफ आइदर A और B विल चेंज कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एक कांस्टेंट करके एक हमने ग्राफ बनाया है।
मतलब एक डाटा दिया हुआ, ग्राफ ने एक डाटा हमारा, देखो जैसे ए का कंसंट्रेशन 0.3 है, 0.3 है, और ये बी का है, फिर ऐसे दिया हुआ है, समझ रहे हो, फिर इनिशियल रेट ऐसे दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा, तो ऐसा सवाल मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, इक्वेशन लिख के तुम कर सकते हो या दूसरा सोच सकते हो थोड़ा सा। तो बेसिक मेथड तो आपके पास है ही, आप इक्वेशन बनाएंगे तो पहली बार में आप क्या रखेंगे, रेट कितना 0.1 और बराबर क्या लिखेंगे के, 0.3 की पावर क्या लिखेंगे x, और साथ में 0.3 की पावर y। मान लेंगे x ए के हिसाब से ऑर्डर कितना है x है, और b के हिसाब से ऑर्डर कितना है, यहाँ x मान लिया ऑर्डर, यहाँ क्या y मान लिया। फिर एक अगला इक्वेशन बना लेते हैं। तो अगली बार में रेट कितना है बेटा 0.4 है, 0.4 बराबर क्या लिखेंगे k, फिर से 0.3 की पावर x, इधर क्या लिखेंगे 0.3 की पावर y, और दोनों को बेटा डिवाइड कर दो, इधर सब कट जाएगा, इधर इधर कटेगा तो क्या आएगा बताओ, तो 1/4 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 की पावर y। यहाँ से सोल्व कर लो बेटा, तो y की वैल्यू क्या है 2 आ जाएगी, कुछ इसमें करना ही नहीं है, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब y मतलब b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब b की वैल्यू 2 आ गई बेटा, इसका मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है, बाकी ये दोनों तो ठीक है बेटा। फिर इसी तरह से इक्वेशन बना के तुम चाहो तो a को सोल्व कर लो, है ना, या कॉमन सेंस लगाओ बेटा। यहाँ देखो इस दोनों में देखो b सेम है, p सेम है ना, पहला और तीसरा को देखो, a को हम डबल कर रहे हैं, और देखो रेट भी हमारा डबल हो जा रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, पहला और तीसरा को कंसिडर करो, पहला तीसरा को। तो अगर हम क्या डबल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डबल करने पे हमारा रेट क्या है, डबल हो जा रहा है। कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल, मतलब कंसंट्रेशन और रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर जो है, रेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल है। देख के कर लो ना, ऐसे ही डिवाइड करके कर लो, तो तुम्हारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो या तो डिवाइड करके करो या तो थोड़ा सा सोच के कर लो, हो जाएगा। चलो, ऐसा सवाल पहले ही बता चुका हूँ। अब कह रहा है कि सेम स्पीड है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होगा। तो सबको पता है कि लेमडा बराबर क्या होता है, h/mv होता है, ठीक है, और वेलोसिटी सबका सेम दिया हुआ, तो लेमडा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m का, यानी मास ज़्यादा होगा तो लेमडा क्या है, कम होगा। सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, इन सब में अल्फा का, अल्फा का मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या है, कम होगा। अब लिखा डेल्टा यू नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH4 एट सर्टेन टेम्परेचर, इतना दिया हुआ, वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट, और वैल्यू नहीं निकालनी है तुमको, बस बताना है कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो थोड़ा फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो C सॉलिड प्लस 2H2 गैस बराबर क्या होता है बेटा, CH4 गैस, यही फॉर्मेशन रिएक्शन होता है। अब तुम लिख लो इसका जो डेल्टा यूनिट दिया हुआ, तो पहले डेल्टा H नॉट बराबर क्या होता है, डेल्टा H नॉट F बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा NG/RT। यहाँ डेल्टा NG निकालो बेटा, तो प्रोडक्ट में कितना मोल है, 1 मोल, और रिएक्टेंट में कितना है 2 मोल। देखो इसको लेते नहीं, इसका 0 हो गया है ना, और साथ में R/T होगा, नहीं होगा बेटा। तो देखो यहाँ पे निगेटिव है बेटा, ये निगेटिव है, सीधी बात है। डेल्टा यू में से तुम कुछ घटा रहे हो, क्या आ जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा यू माइनस RT आएगा ना बेटा। तो डेल्टा यू में से तुम कुछ घटा रहे हो, तब जाकर डेल्टा H के बराबर हुआ है। समझ रहा नहीं, कौन बड़ा है, डेल्टा यू बड़ा है, किससे बड़ा है, डेल्टा H से बड़ा है। समझ गए कि नहीं, है ना। तो कुछ इसमें करना नहीं, वही दिखाना था कि कौन बड़ा है। तो डेल्टा यू बड़ा है किससे, डेल्टा H। कितनी बार बताया गया है, अगर यहाँ प्लस रहेगा मतलब डेल्टा H बड़ा, अगर यहाँ माइनस रहेगा मतलब डेल्टा यू बड़ा, और अगर यहाँ 0 हो गया तो दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो, फिर पूछा गया व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ pH, इतना एसिटिक एसिड के इतना आपका दिया हुआ है बेटा ना। तो इसको मैं बता चुका हूँ कितनी बार कि जो तुम्हारा H प्लस होता है वो क्या होता है बेटा, √K/C। तो ये 1.6 10 की पावर -5 और इंटू C कितना हो गया 10 की पावर -2। देखो बेटा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब वही हुआ बेटा मोल पर लीटर, 1 लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जब तुम pH निकालोगे तो मैं शॉर्टकट बता चुका हूँ, पावर कितना आ गया 7, है ना। इसको थोड़ा सा तुम बढ़ा दो बेटा, ठीक है ना, जैसे 1.6 है तो 1 को सेम रखो, खाली 6 को बढ़ा दो, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.17 हो जाएगा, और बटे क्या कर दो 2 कर दो, अप्रॉक्स में निकाल लो बेटा, तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। समझ गया नहीं समझ गया कैसे किया हूँ, बताया था ना कि 1 बढ़ा देना होता है। तो 1 को 1 छोड़ दो, 6 को बढ़ा के 7 कर दो, और शुरू में पॉइंट लगा दो, बटे 2 कर दो, लगभग आंसर तुम्हारा आ जाएगा बेटा, ठीक है। टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, उतना क्लोज देता भी नहीं है। फिर भी नो डेट रिलेशनशिप बिटवीन, ये दिया हुआ है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन। तो देखो खाली ये डेल्टा एन की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ डेल्टा एन क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो इधर का है वो 2 मोल है, और इधर का मोल है 0 मोल है, ठीक, क्योंकि सिर्फ गैस का लिया जाता है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा एन या डेल्टा एन जी वही है बेटा। फिर लिखा है सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल। तो सेल कांस्टेंट समझते हो कि नहीं समझते हो क्या होता है। सेल कांस्टेंट मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जी बराबर क्या होता है L/A,
और मैं कितनी बार बताया हूँ कि एल बाई ए क्या होता है, लेंथ क्या होता है, डायमेंशन होता है, लंबाई होता है सेल का, और ए क्या होता है, एरिया होता है, कंडक्टिविटी सेल का डायमेंशन होता है और हमेशा कांस्टेंट होता है। चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे कोई भी सॉल्यूशन डालो, चाहे कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज करो, लेंथ एरिया बदलता नहीं है ना। तो बताया हुआ है ये। चलिए आगे आपसे पूछा गया है, रेट ला दिया हुआ है आपके पास, एक लाइक कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। बी को अगर आप डबल कर देंगे बेटा, तो यहाँ ध्यान दीजिए ना, रेट सीधे सीधे देखिए, रेट सीधे किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ बी के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो अगर ये डबल तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल, सीधी सी बात है, हो गया है ना। लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ, अच्छा रेट क्या है तो रेट डबल हो जाएगा, लेकिन रेट कांस्टेंट की बात किया तो रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। समझ रहे हो, कप्पा के की बात कर रहा है, के ध्यान देना। मैंने भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो तुम लोग से भी हो सकता है गलती हो जाए, तो घबराना मत, एकदम ध्यान रखना, ये सब बड़ी गलती होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। रेट कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कितनी बार बताया गया, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसको चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। तो चलो क्लियर है ये। अगला, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेंस इतना है, ये तो पता ही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंस इन इतना, ये तो बहुत आसान सवाल है, कुछ करना नहीं बेटा। तो पहले मोल निकाल लो, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलारिटी 0.02 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर इतना हो गया बेटा, ये मोल हो जाएगा बेटा, मोल। जानते हो ना मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये हो गया तुम्हारा मोल। फिर इसको तुमको किस में चेंज करना है, इसमें नंबर निकालना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुम्हें निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना होगा, तुम्हारा ये 2 × 10⁻³ आया है, इसमें ब्रैकेट दो, नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व हो गया बेटा तुम्हारा, ठीक है। तो 12 आ जाएगा, 12 × 10 की पावर है ना 20। चलो चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया था है ना कि क्या यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ ध्यान दिया जाए, इसको बता दिया था क्यों होगा, क्योंकि NH3 जो है उसका जब हम NH3 में क्या डालते हैं, AgCl जब ऐड किया जाएगा, AgCl NH3 के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, AgNH3 ऑल ट्वाइस Cl, इस तरह से, ठीक है। तो इसका रीजन है, तो इस तरह से होता है, आपको पता है, तो कोई इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है। तो चलिए ये आप देख लीजिएगा, इसीलिए होता है, कितनी बार, बहुत फेमस सवाल है ये। अब अगला है कि इतना सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस आइसोटोनिक विथ इतना सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो सेम सॉल्वेंट है, डेंसिटी सब कुछ सेम दिया हुआ है, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है बेटा, है ना। तो इतना % सॉल्यूशन है ना, किसी का है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे 5.25 बटे मोलर मास, ठीक है। अब बटे हम वॉल्यूम मान लेंगे, भाई इतना मतलब हुआ कि 0.1 लीटर हुआ, 5.2% का मतलब हो जाए 5 ग्राम 100 मिलीलीटर में। तो 5 बटे इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा मुझे बताओ, 5 बटे m करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल, और मोल बटे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलारिटी हो गया इंटू RT। ये क्या हो गया, पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहते हैं, π1 हो गया बेटा, बराबर तुम्हें क्या करना है, π2 RT है बेटा ये। तो π2 करोगे तो 3.15 बटे 180 कर दो, तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज का मास हो गया, बटे में 0.1 इंटू RT, तो ग्लूकोज हो गया। इधर से इधर कटिंग करा लो सब इधर का, है ना, यहाँ से सोल्व कर लो, तो मोलर मास सोल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो मोलर मास आएगा कितना, है ना, मोलर मास अगर तुम यहाँ से सोल्व करोगे तो 3.15 और बटे में 180 और इंटू 5.25, ऐसे कर लो, हो गया 300, काम खत्म, ठीक है ना। चलो ठीक है, 88 हो गया। 88 के बाद 89 देखो, कह रहा है इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है। तो जानते हो ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वही है जो कि इस पे नहीं डिपेंड करता है, अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता है। तो चलो, मोलारिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना, वो रो है, वो भी क्या है, वैसे ही प्रॉपर्टी है। pH भी वैसे ही प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी है, ये तो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो ये कट जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। अगला तुमसे क्या पूछ रहा है, ये हेस लॉ का सिंपल सा सवाल, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या पूछ रहा है, CO पूछ रहा है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO का मतलब कौन सा रिएक्शन लिखोगे, CO + ½ O2 बराबर क्या लिखोगे, CO2। यही क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO। तो ये रिएक्शन तुम्हें चाहिए,
ये दोनों गिवन रिएक्शन है तुमको, और इन दोनों गिवन रिएक्शन से तुमको क्या है, रिक्वायर्ड रिएक्शन चाहिए। तो इसमें देखो कौन चेला चपाटी है, तो कार्बन क्या है, चेला चपाटी है, और कौन है, CO2 है, CO2 वो भी क्या है, चेला चपाटी है ना। अब बच कौन कौन गया जरा मुझे बताओ। एक तुम्हारा बच गया CO है ना, और साथ में कौन बच गया, O2 है ना। तो यही हम लोग को देखना है कि हम मतलब बताया था ना कि इन दोनों गिवन रिएक्शन से रिएक्शन तुमको लाना होता है, ठीक है। एक पहला रिएक्शन C+O2 से दिया, दूसरा दिया CO+C से 2CO दिया हुआ है। इन दोनों रिएक्शन से तुम्हें ये लाना है, ठीक है बेटा। तो चलो इसमें देखते हैं, लेकर चले आता है। और मैं भी बता चुका हूँ हर रिएक्शन का यूज सिर्फ कितनी बार करना होता है, एक बार करना होता है। चलो, तो कार्बन दोनों जगह है तो चेला चपाटी है, कटा दिए। CO2 दोनों जगह है, चेला चपाटी है, कटा दिए। O2 और, तो अगर यहाँ कट गया तो CO2 के यहाँ भी कटा देता है, उससे भी कोई मतलब उसका नहीं है। अब O2 और CO ये दोनों ऊपर में एक एक जगह, नीचे में भी एक जगह, एक एक जगह तो नहीं कटेगा। तो चलो CO हम कौन से रिएक्शन से लाएंगे, दूसरे रिएक्शन से लाएंगे। CO इधर है और हम इधर यूज कर रहे हैं, तो उलट जाएगी वैल्यू। तो उल्टेगी तो वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -49, और बटा में क्या कर देंगे 2। क्यों बटा में 2 कर देंगे बेटा, क्योंकि यहाँ 2 CO है, हम एक ने CO लिया है। अगली बार O2 हमें कौन से रिएक्शन से मिलेगा, तो पहले रिएक्शन से मिलेगा। कितनी वैल्यू है O2 की, 107 है। हम इधर भी रिएक्टेंट, इधर भी रिएक्टेंट, तो हम भी वैल्यू कितनी यूज करेंगे, 107 ही यूज करें, लेकिन बटा में क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। कोई कहेगा क्यों बटा में 2 यूज करेंगे, तो यहाँ O2 है, यहाँ हाफ O2 है। तो CO इस रिएक्शन से आएगा आधा, तो -49/2। ऑक्सीजन इस रिएक्शन से आएगा आधा, तो 107/2। तो पहला भी माइनस में, दूसरा भी माइनस में, दोनों को जोड़ लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया, यही डेल्टा H हुआ इस रिएक्शन का, ठीक है। तो आपका डिस्कशन हो गया है, देख लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है बेटा।